गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉटनी पेपर सेकंड पार्ट 1 में आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक दो ऐसे जेनरा हैं जो कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के सिलेबस में हैं। और सबसे पहले किसी भी जेनरा को पढ़ने से पहले हम उसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रोकैरियोटा के अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। क्यों रखा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटा में? क्योंकि इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता और इसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस कारण से इसको जो है प्रोकैरियोटा के अंदर रखा गया है। प्लस इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। इस कारण से इसको हम प्रोकैरियोटा के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में इसका जो जिस ग्रुप में हमने इसको रखा है ओसिलेटोरिया का, अभी हमने बताया कि साइनोबैक्टीरिया के 2 मेंबर्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो ये जो ग्रुप है इसका क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटा है। और इसके अलावा ये जो है इसके अंदर जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता की तरह ही जो है फाइकोसियानिन और फाइकोबिली प्रोटीन्स के रूप में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिगमेंट्स के बारे में जब हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था। नोस्टोकेल्स, इसको हमने नोस्टोकेल्स के अंदर रखा है। इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, इसलिए इसको जो है नोस्टोकेल्स के अंदर इसको रखा गया है। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, अनब्रांच्ड। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने पढ़े थे वो सारे साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर थे। चाहे हमने उसका रिप्रोडक्शन पढ़ा, चाहे हमने उसका फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उसके सेल के बारे में पढ़ा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स साइनोबैक्टीरिया के अंदर हम डाल सकते हैं। ओसिलेटोरिएसी, ओसिलेटोरिएसी के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये इसकी फैमिली है। ओसिलेटोरिएसी में वो मेंबर्स आते हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन के समय हार्मोगोन का निर्माण होता है और जिनमें की ओसिलेटोरियन मूवमेंट पाई जाती है बेसिकली, या ये जो होते हैं हार्मोगोन बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, हम ओसिलेटोरिया का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हमने सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके बाद में हम इसके आवास के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जनरल आवास के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बैक्टीरिया की तरह सर्वत्र पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरियम जो है सामान्यतः अलवणीय जल में पाए जाते हैं, जिस पानी के अंदर लवण नहीं होते हैं। जो है फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे जलाशयों में, जल की सतह पर, पोखर में, गड्ढों में, झरनों के किनारे पर, इस तरह से ये पाए जाते हैं स्वच्छ पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। इसके अलावा बारिश के दिनों में ये नम चट्टानों पर, नम मिट्टी में, नालियों के किनारों पर भी चिकनी परत के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां जैसे कि ओसिलेटोरिया फॉर्मोसा, सैंक्टा, ओसिलेटोरिया सैंक्टा, ओसिलेटोरिया क्लोरिना इत्यादि हैं जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। तो सामान्यतः यह कार्बनिक पदार्थ, जिस पानी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनके अंदर ये सफलतापूर्वक वृद्धि कर सकता है, जहां पर कि सामान्य शैवाल नहीं पाए जाते। तो ये तो फ्रेश वाटर एल्गी के बारे में हुआ। ये एग्जाम्पल भी फॉर्मोसा, सैंक्टा, क्लोरिना, ये सारे फ्रेश वाटर एल्गी, ओसिलेटोरिया एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रजातियां असामान्य वातावरण में पाई जाती है, जैसे एंगुस्टा, ओसिलेटोरिया ऑगुस्टा। ये जो होती है विभिन्न जलकुंडों की तलहटी में पाई जाती है। ओसिलेटोरिया प्रिसेप्स और ओसिलेटोरिया फॉर्मोसा की प्रजातियां नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणुओं के साथ पाई जाती है और ये गर्म पानी के जो झरने होते हैं, चश्मे होते हैं, उनमें भी उपस्थित हो सकते हैं।
तो इस तरह से ये असामान्य वातावरण फ्रेश वाटर के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। अब इसके संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्योंकि एक नीला हरा शैवाल है और पानी के ऊपर ये नीले हरे पीले कभी कभी जो है वो लाल भूरे इस तरह के रंग में ये दिखाई देते हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, गोडुकोव इफेक्ट। तो ये गोडुकोव इफेक्ट के कारण जो है इसका रंग जो है वो प्रकाश किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ये अवशोषित करेंगे, उसके अनुसार इसका रंग जो है ये परिवर्तित होता रहता है। वास्तव में ये इसका मुख्य रंग जो है वो नीला हरा होता है। अच्छा, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये हमें कई प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे आप देखो कि ये पहला वाला कई प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे कि इसके ये डायग्राम्स हैं। इसके अंदर आप देखिए कि ये जो पहला डायग्राम है इसकी जो ये देखिए इसके अंदर जो सेल्स होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीढ़ी की तरह उपस्थित होती हैं, लेकिन इसकी जो टिप वाली सेल्स होती हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके आधार पर इनकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। तो पहले वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली सेल जो है डोम शेप की है, स्फेरिकल एपिकल सेल है इसमें। और इसके अंदर आप देख रहे हैं सेकंड वाले के अंदर ये ए डायग्राम हो गया, ये बी बनाते हैं अपन, ये सी डी और ई। तो ये इसके अंदर क्या है कि एक्यूमिनेट टिप कहते हैं इसको हम। इसके अंदर देखिए आप एक डिस्क बन गई, तो इसको डिस्कोइड कहते हैं। और इसके अंदर एक ढक्कन सा लग गया है डी वाले के अंदर, इसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। और ई वाले डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं टिप जो होती है ये कोइल हो गई, तो इसको कोइल्ड एपिकल सेल या एपिक्स कहते हैं, कोइल्ड एपिक्स कहते हैं। तो इस तरह से इसके जो शीर्षस्थ सेल हैं, टर्मिनल सेल हैं, उसके आधार पर इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग स्पीशीज बनाते हैं। इसकी अलग अलग स्पीशीज के अंदर एपिकल सेल टिपिकल होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये देखिए, ये आपको कोइल्ड शायद पहले नहीं दिख रहा था, ये कोइल्ड वाले का डायग्राम है। सेल स्ट्रक्चर, तो इसका जो सेल स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको जो पहले भी जो है जनरल कैरेक्टर के अंदर एक डायग्राम बनाया था सेल स्ट्रक्चर का, सिमिलरली उसी के तरह ही इसका जो है टिपिकल सेल स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम जो है पहले भी हमने बनाया था। आउटर साइड के अंदर जो है इसमें म्यूसिलेज की शीथ पाई जाती है, म्यूसिलेज की कवरिंग्स होती है दोनों साइड में सेल्स के, प्लस सेल वॉल होती है इसकी दोनों साइड में। सेल वॉल के बाद में मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। आउटर वाला भाग जो होता है ये डेंस होता है और कलर्ड होता है, जिसको कि क्रोमोप्लाज्म मैंने बताया था कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म। और अंदर वाला ये जो भाग है इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, इसमें बीटा ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज पाई जाती हैं, कार्बोक्सिसोम्स पाए जाते हैं जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S प्रकार के, अल्फा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, बीटा ग्रेन्यूल, अल्फा ग्रेन्यूल, सिलेंड्रिकल बॉडीज। ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म एक ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये यहाँ पर एक साइड के अंदर है, ये आपको सेंटर में यहाँ पे भी बना सकते हैं इसको। गैस वैक्यूल्स होती हैं जो कि इसको फ्लोटिंग करने में मदद करती हैं। फोटोसिंथेटिक लैमिली, ये जो आपको पट्टिकाएं दिखाई दे रही हैं ये सारी थाइलेकोइड्स या फोटोसिंथेटिक लैमिली हैं, जिनको कि क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। तो ये जो है आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये डेवलपिंग सेप्टम कहलाते हैं और ये बाद में फोटोसिंथेटिक लैमिली के अंदर भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसकी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में डिटेल के में जो है केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में हम जनरल कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट करने की आवश्यकता यहाँ पर हमें नहीं है। तो आपको लेकिन इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी बताना होगा।
क्रोमेटिक अडेप्टेशन पाया जाता है, गोडुकोव इफेक्ट, ये मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, इसको हम यहाँ पर बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ओसिलेटोरिया के फिलामेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के क्यों दिखाई देते हैं और प्रकाश की अधिकता के अंदर वो किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो उसके अंदर क्रोमेटिक अडेप्टेशन के नाम से ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अंदर आपको गोडुकोव इफेक्ट के बारे में समझाना होगा। इसके बाद में मूवमेंट पढ़ेंगे हम। इसके मूवमेंट्स के बारे में मैंने कल ही आपको जो है जो वीडियो बनाया था उसके अंदर जो है ओसिलेटोरिया का एग्जाम्पल लेकर 3 प्रकार की मूवमेंट, ग्लाइडिंग ये वाली जो है फर्स्ट बताई थी ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये सेकंड बताई थी ओसिलेटोरियन मूवमेंट और ये तीसरी रोटेशनल मूवमेंट। आपको 3 प्रकार की मूवमेंट्स के बारे में बताया था। ओसिलेटोरिया का ही एग्जाम्पल इसके अंदर हमने लिया था, तो कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। ओसिलेटोरिया के और बिंदु जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन भी कल ही हमने जो है कंप्लीट किया है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर भी, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर चूंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमने पढ़ा है 2 प्रकार का, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने डिटेल के अंदर, दूसरा हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी ओसिलेटोरिया है इसमें केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते ये दोनों इसके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने बताया था हार्मोगोनिया के द्वारा बनता है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। 2 तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इसमें, एक तो है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जो है मैंने बताया था कि फिलामेंट के अंदर कुछ दूरी पर कुछ सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं और बाइकॉनकेव डिस्क की तरह दिखाई देती है। ये डायग्राम बनाया था हमने जिसके कि बीच का भाग हार्मोगोनिया कहलाता है और ये जो बाइकॉनकेव डिस्क बनी है इसको सेपरेशन डिस्क या नेक्रीडियम कहते हैं। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो है ये बीच में से नेक्रीडियम डिस्क के बीच वाले भाग अलग हो जाएंगे। बहुत से स्थानों पर ये नेक्रीडियम बन सकती है, ये तो एक ही स्थान पर हमने बनाई है। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए इनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं और ये टुकड़े जो होते हैं ये टुकड़े जो हैं फिर एक नए फिलामेंट की तरह व्यवहार करते हैं और एक नए फिलामेंट की तरह जो है वो वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या में इंक्रीज करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जो है ओसिलेटोरिया का हमने जो है मेन बिंदु पढ़े। अब हम इसके मुख्य जो है महत्व क्या है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो ये इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाया हुआ है। ओसिलेटोरिया, विखंडन, हार्मोगोनिया और इससे जो खंड बने वो फिर से ओसिलेटोरिया। तो इसमें जो है पीढ़ी एकांतरण जो कि लाइफ साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं, पीढ़ी एकांतरण शब्द, ये शब्द यहाँ पर काम में हमें नहीं आता है। पीढ़ी एकांतरण इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। पीढ़ी एकांतरण मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर नहीं होता है। जीवन चक्र में एक ही पीढ़ी होती है इसके अंदर, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। अब हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ओसिलेटोरिया अनेक पानी में जो जीव जंतु रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर वो अपना भोजन बनाते हैं इसको एज फूड। तो भोजन के रूप में फर्स्ट इसका क्या हो गया, भोजन के रूप में बहुत सारी मछलियों का ये पसंदीदा भोजन है, तो भोजन के रूप में। इसके अलावा ओसिलेटोरिया फार्मोसा ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज है इसकी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, सॉइल में ऑर्गेनिक पदार्थों को बढ़ाती है। तो इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह भी हम काम में ले सकते हैं। ओसिलेटोरिया जल स्फुटन में भी भागीदार है जिसके कारण कभी कभी जलचरों विशेषकर मछलियों की मौत हो जाती है। तो फायदे के साथ साथ हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ की पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होने वाले हैं हम उनको भी पढ़ते हैं। तो इसके 2 तो बहुत अच्छे फायदे हमने पढ़ लिए। नंबर 1 इज एज फूड, नंबर 2 इज एज नाइट्रोजन फिक्सेटर। लेकिन तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण नुकसान है इसके कारण, इसमें जो होता है
ये सामान्य जब इसकी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है पानी के अंदर तो मछलियों की मृत्यु होने लगती है, क्योंकि उस पानी के अंदर जो है पानी का जो फिल्टर होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन की कई बार उसमें कमी होने लगती है। तो इस तरह से जो है, और जो इनसे जो वेस्ट निकलता है या जब ये डेड हो जाती हैं और इनसे जो वेस्ट बनता है वो पानी को पोल्यूट कर देता है, जिसके कारण ये पानी के अंदर नहीं रह सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये ओसिलोटोरिया जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम पढ़ते हैं कई बार एग्जाम में, कंप्लीट क्वेश्चन ओसिलोटोरिया का वर्णन करिए इस तरह से भी आ जाता है, या ओसिलोटोरिया में मूवमेंट्स बताइए, या ओसिलोटोरिया में गेडुका इफेक्ट या क्रोमेटिक अडेप्टेशन के बारे में बताइए, या सेल साइकिल के बारे में बताइए। 1 नंबर के प्रश्न में आ गया कि नोस्टोकेल्स के लक्षण लिखिए, ओसिलेटोरिएसी के लक्षण लिखिए, साइनोफाइसी के लक्षण लिखिए, प्रोकैरियोटा के लक्षण लिखिए। तो किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जो नोस्टॉक है जीनस वो पढ़ेंगे। फिर हमारी यूनिट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।